हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको साइमन सिनेक की बुक स्टार्ट विद वाई की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी अच्छे से जीना है, लीडर बनना है, तो इस ऑडियो बुक को ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जरा खुद पर नज़र डालो। आप किस ब्रांड के कपड़े पहनते हो, किस तरह के जूते या बैग लेते हो, आप क्या नाश्ता करते हो, आज सुबह आपने किस शैम्पू से बाल धोए। सबसे ज़रूरी बात है कि आप ये सब प्रोडक्ट्स क्यों लेते हो। आप शायद बोलेंगे कि सस्ता या अच्छी क्वालिटी का होने की वजह से आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके कपड़ों और जूतों से ही आपकी पहचान होती है। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी सब आपके पहनावे से झलकता है। इसलिए जो कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे एक खास वजह होती है। लोग वो नहीं खरीदते जो आप बनाते हैं, बल्कि आप क्यों बनाते हैं, सिर्फ इस पर वो ध्यान देते हैं। पीपल डोंट बाय वट यू डू, दे बाय वाई यू डू इट। एप्पल कहता है कुछ अलग सोचो। एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स के पीछे सिर्फ यही सोच है। एप्पल की कंपनी ने 1984 से अपना स्लोगन चेंज नहीं किया, क्योंकि यही बात एप्पल को सक्सेसफुल बनाती है, क्योंकि उनके पास एक क्लियर वाई है, यानी एक क्लियर रीज़न है। इसका मतलब है कि कंपनी का पर्पस एकदम क्लियर है, इसलिए तो एप्पल अभी तक चल रहा है और सक्सेसफुल चल रहा है। ये लोगों को कुछ अलग सोचने के लिए इंस्पायर करता है। क्या आपके पास भी ऐसा क्लियर वाई का सेंस है? क्या आपका भी कोई पर्पस है जिसे लेकर आप अपने सारे काम करते हैं? सक्सेसफुल होने के लिए आपको इसी वाई से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो आपको एक वाई से स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैनिपुलेशन वर्सेस इंस्पायरेशन। जितने भी ग्रेट लीडर्स आप जानते हैं उनके बारे में ज़रा सोचिए। उन्हें देख के ऐसा क्यों लगता है कि जैसे वो पैदा ही लीडर बनने के लिए हुए हैं। शुक्र है कि एक तरीका है जिससे हम उनके जैसा बन सकते हैं। उनके सोचने, काम करने और बात करने के तरीके में एक पैटर्न है और हमें वही पैटर्न सीखना है। फिर हम सीख सकते हैं कि लीडर कैसे बना जाए। मार्टिन लूथर किंग एक ग्रेट लीडर हुआ जिसने लाखों लोगों को इंस्पायर किया था। उनके स्पीच सुनने के लिए 28 अगस्त 1963 में हजारों लोगों ने वाशिंगटन डीसी तक पैदल चलकर आए। इस स्पीच के लिए किसी को कोई इनविटेशन नहीं भेजा गया था, फिर भी बड़ी तादाद में लोग आते रहे थे। वहाँ हर जाति, हर रंग के लोग मौजूद थे। किंग ने अपने पावरफुल वर्ड्स में कहा, मेरा एक सपना है। अब उनकी स्पीच सुनकर इतने इंस्पायर हुए कि इक्वल राइट्स के लिए लड़ने को तैयार हो गए और उन सब की कोशिश रंग लाई जिसने अमेरिका का इतिहास ही बदल कर रख दिया था। ऐसा नहीं है कि सभी लीडर्स हमें इंस्पायर करें। कई ऐसे भी लीडर हुए हैं जिनको लोग डर और पनिशमेंट की वजह से फॉलो करते थे या फिर किसी लालच की वजह से। पर सच्चे लीडर तो स्पेशल होते हैं। उनमें कोई खास बात होती है जिसे हर कोई नकल नहीं कर सकता है और उनकी खूबी की वजह से ही उनके लाखों फॉलोवर होते हैं। आप कैसे दूसरों से काम करवा सकते हैं? इसके दो तरीके हैं। या तो आप उन्हें मैनिपुलेट करें या उन्हें इंस्पायर करें। अक्सर पॉलिटिकल और बिजनेस लीडर लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। वोट के लिए नेता डर का माहौल तक क्रिएट कर सकते हैं। झूठे वादे करके और दबाव डालकर वोट हासिल करने के लिए ऐसे नेता कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कई बार सेल्स बढ़ाने के लिए कंपनी अपने प्राइस कम कर देती है, नए प्रोडक्ट्स निकालती है और प्रॉमिस देती है। चलिए मोटरोला के रेजर मॉडल को ही ले लेते हैं। ये फ्लिप टॉप मोबाइल फ़ोन 2004 में रिलीज़ हुआ था, जिसके 50 मिलियन सेट मोटरोला ने बेचे। कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये मोबाइल खरीदा था। कुल मिलाकर मोटरोला का ये प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल हो रहा था। हालांकि 4 साल में ही कई कंपनीज ने कंपटीशन में रेजर के ही वर्जन निकाल दिए थे। उन्होंने नए फ़ोन रिलीज़ किए जिसमें रेजर से भी बढ़िया फीचर्स थे। जाहिर बात है कि अब मोटरोला का मार्केट ठंडा पड़ गया था। रेजर बस एक नोवेल्टी प्रोडक्ट था, ये कोई इनोवेशन नहीं थी। फैक्स मशीन, माइक्रोवेव ओवन, लाइट बल्ब
और iTunes को ही सही मायने में इनोवेशन कहा जाएगा। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री ही चेंज कर दी है, या यूँ कह ले कि सोसाइटी ही चेंज कर दी है। नोवेल्टी कोई इनोवेशन नहीं होती, बस एक तरह का मैनिपुलेशन है। बेशक मोटरोला ने रेजर को लाखों लोगों को बेचा, मगर सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। जिन्होंने ये प्रोडक्ट खरीदा अब जरूरी नहीं कि आगे भी सारे मोटरोला के प्रोडक्ट ही खरीदेंगे, क्योंकि कंपनी के लिए उनकी कोई लॉयल्टी नहीं है। मैनिपुलेशन क्रिएट करना बहुत इनइफेक्टिव है। प्राइस गिरा दो, प्रमोशन करो और इंसेंटिव्स दो, ये सब बहुत खर्चे का काम है, फिर भी इसका इफेक्ट बस कुछ ही टाइम तक रहता है। इसलिए मैनिपुलेशन करके अपना काम निकलवाना किसी भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर कर देता है। दी गोल्डन सर्कल, जो सच्चे लीडर होते हैं वो कभी मैनिपुलेशन नहीं करते, वे इंस्पायर करते हैं। यहाँ हम आपको एक इफेक्टिव तरीका बता रहे हैं जिससे आप भी ग्रेट लीडर्स की तरह लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे। इस कंसेप्ट को गोल्डन सर्कल कहा जाता है। ये गोल्डन सर्कल ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न को एक्सप्लेन करता है। इससे हम अपने एक्शन के पीछे की वजह समझ सकते हैं और ये हमारे लिए हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर की तरह काम करता है। कुछ भी शुरू करने से पहले हम खुद से पूछे क्यों, हम ये क्यों कर रहे हैं। क्यों बाइक राइडर्स अपनी बॉडी में हार्ले डेविडसन के लोगों का टैटू बनवाकर घूम रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है एप्पल इतना कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया। सबसे पहले उन्होंने कंप्यूटर बनाए, फिर गैजेट्स और मोबाइल फोन बेचने शुरू कर दिया। उनका पर्पस क्लियर था, इसलिए हार्ले डेविडसन और एप्पल दोनों सक्सेसफुल है। दोनों कंपनियों ने वाई की सोच के साथ अपनी शुरुआत की। अब हम इस गोल्डन सर्कल को लेते हैं। इसमें लिखा वर्ड व्हाट यानी क्या उस सर्विस या प्रोडक्ट को रेफर करता है जो कंपनी ऑफर कर रही है। ये समझना बहुत आसान है। किसी भी एम्प्लॉय या कस्टमर से पूछ लीजिए, सबको पता होता है कि कंपनी क्या ऑफर कर रही है। अब दूसरा वर्ड आता है हाउ यानी कैसे। मतलब इस बात को समझना मुश्किल है कि कैसे कोई कंपनी अपने कंपीटिटर से अलग है। एक तरह से बोले तो बाकियों से कैसे बेहतर है। ये हाउ उस व्हाट के पीछे का क्या प्रोसेस है जो कंपनी करती है, और हाउ उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग को रेफर करता है। किसी भी कंपनी का पर्पस या वाई सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है। प्रॉफिट तो बस एक रिजल्ट है। वाई रेफर करता है उस बिलीफ को, उस कोज को या उस पर्पस को जो कंपनी लेकर चलती है। नंबर 1, क्यों वो कंपनी शुरू की हुई थी। आखिर क्या वजह थी उसके पीछे। क्यों उस कंपनी के एम्प्लॉइज काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। कस्टमर क्यों उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे। ज्यादातर कंपनीज बाहर से अंदर की तरफ कम्युनिकेट करती है। उन्हें क्लियर पता होता है कि वे क्या कर रहे हैं, मगर जब वे इस गोल्डन सर्कल में गहराई से चली जाती है तो ये थोड़ा फजी हो जाता है। उनमें से ज्यादातर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि वो कैसे काम कर रही है। एक तरह से उन्हें पता ही नहीं होता कि कंपनी की शुरुआत आखिर किस लिए की गई थी। कंपनी का मेन पर्पस क्या है, इस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता है। यही बात इंडिविजुअल के साथ भी है और लीडर के साथ भी। सिर्फ वही कंपनी लीडर और लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जिन्हें इस वाई के बारे में पता होता है। दूसरों को इंस्पायर करने के लिए आपको पहले खुद के लिए एक पर्पस ढूंढना पड़ेगा। एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो इनोवेशन करती है। अपने आईपॉड और आईट्यून से इसने म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था और आईफोन लॉन्च करके मोबाइल फोन की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया। अगर एप्पल भी कोई आम कंपनी होती तो ये भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग वर्ड से करती और कहती, हम बढ़िया कंप्यूटर बनाते हैं जो देखने में सुंदर है, सिंपल है और यूजर फ्रेंडली है। क्या आप खरीदना चाहेंगे। ये तो टिपिकल सेल्स पिच है जो सब करते हैं, मगर नहीं, एप्पल ने इसे सबकी तरह नहीं किया। कंपनी इनसाइड आउट से शुरू हुई। ये एप्पल के कम्युनिकेट का तरीका था। उनके लिए वाई हमेशा सबसे पहले आता है। जो भी हम करते हैं उसमें स्टेटस क्यों बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम औरों से अलग सोचते हैं। इसलिए तो एप्पल बाकी के कंपीटिटर से सबसे अलग है। ये क्लियर है कि एप्पल का वाई यानी पर्पस यही है कि वो स्टेटस क्यू को चैलेंज करना चाहता है और कुछ हटकर सोचना चाहता है। उनके एडवर्टाइजमेंट में भी यही बात साफ होती है।
और यही वजह है कि एक स्ट्रॉन्ग पर्पस को लेकर चलाने वाली एप्पल कंपनी हमेशा क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है। हालत ये है कि कंपनी को सिर्फ कस्टमर्स की ही नहीं बल्कि अपने एम्प्लॉइज की भी लॉयल्टी मिली है। ये भी एक रीज़न है कि एप्पल ने कंप्यूटर के अलावा इतने MP3 और मोबाइल फ़ोन भी बेचे हैं। इन सब के सेंटर में एप्पल का वाई यानी उसका पर्पस ही है जो काम कर रहा है। क्या आपको ये बात मालूम है कि असल में MP3 एप्पल ने नहीं बनाया था, उसे क्रिएटिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड सिंगापुर ने बनाया था, लेकिन फिर एप्पल ने कैसे इसका मार्केट कब्जे में ले लिया। क्रिएटिव ने ये प्रोडक्ट 5GB MP3 प्लेयर के रूप में एडवर्टाइज किया था, मगर एप्पल ने कहा आईपॉड आपकी जेब में 1000 गाने हैं। क्रिएटिव ने मार्केट को बताया कि प्रोडक्ट क्या है, पर एप्पल ने मार्केट को बताया कि क्यों कस्टमर को आईपॉड खरीदने की जरूरत है। याद रखिए, लोग ये नहीं देखते कि आपके पास क्या है, वो देखते हैं कि आपके पास क्यों है। क्या आप जानते हैं कि डेल ने अपना खुद का MP3 प्लेयर 2003 में निकाला था, मगर ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि सबको पता था कि डेल कंप्यूटर बनाती है और डेल से कोई MP3 या मोबाइल खरीदना सही आइडिया नहीं लगता। कुछ सालों बाद डेल ने डिसाइड किया कि वे अपने कोर बिजनेस में ही फोकस करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें पता है कि एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो औरों से हटकर सोचती है। एप्पल इनोवेशन करती है, ये अपने प्रोडक्ट से इंडस्ट्री बदल देती है, मतलब जो चल रहा है उसमें ये बदलाव कर देती है। इस तरह से ये नॉर्मल को चैलेंज करती है और अपने कस्टमर को यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट देती है। हम जानते हैं कि वाई की सोच लेकर एप्पल काम करती है, ना कि वट के साथ। जब एप्पल बनी तो इसका लीगल नाम था एप्पल कंप्यूटर्स इंक, लेकिन कंपनी ने 2007 में अपना नाम बदल के सिर्फ एप्पल इंक कर लिया, क्योंकि एप्पल कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी से कहीं बढ़कर थी। कुछ अलग सोचने की सीख सबसे पहले एप्पल ने दी थी। ये उनका पर्पस था, उनका ये वाई हमेशा रहेगा, चाहे वट कुछ भी हो। एप्पल ने वो कर दिखाया जो HP और डेल नहीं कर पाए। एप्पल ने आईपॉड बनाकर छोटी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कदम रखा। इसका कंपटीशन सोनी और फिलिप्स के साथ था। एप्पल ने मोबाइल फ़ोन्स का ट्रेंड ही चेंज कर दिया। एप्पल के आईफोन की वजह से ही नोकिया, मोटोरोला और एरिक्सन ने भी अपने टच स्क्रीन वाले डिवाइस निकाले। HP और डेल ने भी कोशिश की मगर चले नहीं, तो फिर अपने कंप्यूटर बनाने तक ही रहे। ये ओपिनियन नहीं है, ये बायोलॉजी है। बिलोंगिंग का सेंस हम इंसानों में पैदाइश होता है, क्योंकि हम हमेशा सेफ और सिक्योर फील करना चाहते हैं। ये हम सब की बेसिक नीड है। हम कभी जब छुट्टियों में विदेश जाते हैं तो वहाँ अपने देश के लोगों को देखकर हमें कितना अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें देखकर हमें अपने घर की याद आती है। इसी तरह जो कंपनी हमारी तरह सोचती है, हम उसके साथ एक बिलोंगिंग फील करते हैं। हम उनके प्रोडक्ट लेते हैं क्योंकि हमारा और उनका एक ही वाई होता है, मतलब जिसमें हम बिलीव करते हैं कंपनी भी करती है। ये प्रोडक्ट्स और ब्रांड हमें खुद से जोड़ते हैं और हम कंपनी के साथ कनेक्टेड फील करते हैं और उन कस्टमर के साथ भी जो सेम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। वाई से शुरुआत करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान फीलिंग्स के हिसाब से ही सब कुछ करता है। वे गोल्डन सर्कल बहुत इफेक्टिव है क्योंकि ये हमारे दिमाग के मेजर लेवल से रिलेट करता है। वट लेवल हमारे दिमाग के नियोकॉर्टेक्स के साथ कोरस्पॉन्ड्स करता है। हम जो भी लैंग्वेज बोलते समझाते हैं या जो कुछ समझते हैं, वे सब इसी नियोकॉर्टेक्स से कंट्रोल होता है। हाउ और वट लेवल लिम्बिक ब्रेन के साथ कोरस्पॉन्ड्स करते हैं, जिसका मतलब है कि हमारी डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर सब इसी लिम्बिक ब्रेन से कंट्रोल होता है। मगर ये लिम्बिक ब्रेन वर्ड्स फॉर्म नहीं कर सकता, ये खुद को फीलिंग से एक्सप्रेस कर सकता है। दिमाग के इसी हिस्से में ट्रस्ट और लॉयल्टी जैसी फीलिंग्स होती है। जब कोई कंपनी वट के साथ अप्रोच करती है, यानी वो क्या प्रोडक्ट बेच रही है, तो हमारा दिमाग का नियोकॉर्टेक्स वाला हिस्सा रिस्पॉन्स करता है। हम उस प्रोडक्ट के बारे में सोचने लगते हैं कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, कैसा दिखता है, डिज़ाइन कैसा है, वगैरह वगैरह। मगर जब कोई कंपनी वाई के साथ अप्रोच करती है तो वो हमारे लिम्बिक ब्रेन को अपील कर रही होती है। तब ये इम्पैक्ट
स्ट्रोंगर होता है, क्योंकि इसका मतलब है वो हमारी फीलिंग्स को अपील कर रही है। हम अपनी फीलिंग्स को रैशनलाइज नहीं कर सकते। हम कोई प्रोडक्ट सिर्फ उसके गुड लुक की वजह से नहीं खरीदते हैं, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें वो सही फील देता है। जैसे उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें स्टारबक्स पसंद है। जैसे वो मार्केट में सस्ते ब्रांड की कॉफी भी मिलती है, कुछ तो बढ़िया फ्लेवर और वैरायटी वाली भी है, मगर जो लोग स्टारबक्स के दीवाने हैं उनके लिए तो स्टारबक्स की ही पहली और आखिरी चॉइस है। उनके लिए वो कॉफी से कहीं बढ़कर है, क्योंकि वे अब उस ब्रांड के लॉयल कस्टमर बन चुके हैं। जब वे स्टारबक्स की कॉफी पीते हैं तो उन्हें अच्छी फीलिंग आती है। स्टारबक्स का लोगों को यही आइडिया देता है कि उसे पीने वाले आम लोग नहीं हैं, कुछ खास है। स्टारबक्स का वट उनकी कॉफी है, मगर उनका वाई या पर्पस लोगों को अपने कॉफी के पीने के लिए कंफर्टेबल फील करवाना है, कुछ अच्छा फील करवाना है। दूसरे शब्दों में स्टारबक्स लोगों को सिर्फ कॉफी नहीं पिलाता, बल्कि अच्छा एक्सपीरियंस फील करवाता है। हार्ले डेविडसन वाई को लोगों तक पहुंचाने में एक्सपर्ट है, इसलिए तो लोग उनकी कंपनी के लोगों का टैटू बनवाए घूमते हैं। कंपनी ने एक पावरफुल लोगो बनाया जो बिलीफ का सिंबल बन गया। हार्ले ने इसे लगातार सालों की मेहनत, लगन और क्लियरिटी से अचीव किया है। हार्ले डेविडसन जो कहता है और करता है, उसमें बिलीव भी करता है। कंपनी अपने बनाए वैल्यूज़ को लेकर बरकरार है। ये कस्टमर से वही कम्युनिकेट करते हैं जिस पर ये बिलीव करते हैं। धीरे धीरे इनका लोगो कंपनी प्रोडक्ट के सिंबल से कहीं बढ़कर बन गया। लोगो का मतलब ही अब बिलीफ हो गया। रेडी फावलर, जिन्होंने हार्ले का टैटू बनवा रखा है, वे कहते हैं ये इस बात का सिंबल है कि मैं कौन हूँ, यानी ये बताता है कि मैं एक अमेरिकन हूँ। वाई से कैसे शुरुआत की जाए? स्टार्ट विद वाई बट नो हाउ। ग्रेट लीडर्स जैसे बिल गेट्स के पास एक करिश्मा है, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है, उनके पास एक क्लियर वाई है। महान लीडर्स के पास एक बड़ा विज़न होता है जो पर्सनल से कहीं ज़्यादा है। वे सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि बहुत से लोगों की भलाई का सोचते हैं। बिल गेट्स मानते हैं कि हर प्रॉब्लम का हल निकाला जा सकता है, क्योंकि वे ऑप्टिमिस्टिक हैं। वे मानते हैं कि अगर ऑब्स्टेकल हटा दिए जाए तो हर कोई अपना पूरा पोटेंशियल अचीव कर सकता है। बिल गेट्स का ये भी मानना है कि अगर लोगों को यूज़फुल टूल्स दे दिए जाए तो वे और भी प्रोडक्टिव हो सकते हैं। उनका विजन है कि हर घर में, हर डेस्क में एक कंप्यूटर हो। उन्होंने अपना ये पर्पस माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर आगे बढ़ाया। बिल गेट्स ने पावर पॉइंट बनाया, एक्सेल और वर्ड बनाया, ताकि लोग ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बन पाए। विंडोज़ बनाकर उन्होंने लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करने का मौका दिया। बिल गेट्स का विज़न था कि टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को एम्पावर किया जाए। जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ा तो भी वे अपने विज़न को लेकर चलते रहे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाया। अब वे कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, लेकिन अभी भी वे लोगों को अपना फुल पोटेंशियल अचीव करने में मदद कर रहे हैं। अभी भी वे लोगों को उनकी ज़िंदगी इम्प्रूव करने का मौका दे रहे हैं। बिल गेट्स इस बात पर यकीन करते हैं कि अगर गरीबों को अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वे अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं। गेट्स ने केवल वट यानी वो क्या करते हैं बस वही बदला, मगर उनका असली पर्पस, वाई और उनका विज़न कभी नहीं बदलेगा। वो जो वाई जानते हैं उन्हें ज़रूरत है उनकी, जिन्हें हाउ पता है। हमें गोल्डन सर्कल तो पता है, अब ऊपर जो कौन दिख रहा है वो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है। इसमें वही कंसेप्ट अप्लाई होता है जो गोल्डन सर्कल में है। सीईओ कंपनी का लीडर होता है, वो कंपनी के लिए एक पर्पस रखता है। उसके नीचे एग्जीक्यूटिव काम करते हैं जो सीईओ के वाई पे बिलीव करते हैं। उन्हें पता होता है कि कंपनी के पर्पस को यानी वाई को रियलिटी में कैसे लाया जाए। ये वाई एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है जो कोई प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक यकीन है, एक बिलीफ है, और हाउ वो प्रोसेस है जो इस बिलीफ को रियल में बदलता है। वट कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को रेफर करता है जो वाई टाइप के वही लीडर्स कहलाते होते हैं जिनके पास विज़न होता है,
एक क्लियर पर्पस होता है और वे ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं। इन लोगों को यकीन होता है कि जो सपने देखे जाते हैं उन्हें पूरा किया जा सकता है। हाउ टाइप के लोग रियलिस्टिक और ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। वे जैसी दुनिया देखते हैं वही फील करते हैं। यही वो लोग होते हैं जो स्ट्रक्चर बनाते हैं और काम निकलवाते हैं। मगर वाई टाइप के लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते। इन्हें हाउ टाइप के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वोल्ट और रॉय डिज्नी ब्रदर्स की बात करते हैं। वोल्ट डिज्नी एडवर्टीजमेंट के लिए एक कार्टून आर्टिस्ट का काम करते थे। फिर उन्होंने एनिमेटेड मूवीज़ बनाने के बारे में सोचा। 1923 में हॉलीवुड अभी अपने शुरुआती दौर में ही था। रॉय उनसे 8 साल बड़ा था और बैंकर की जॉब कर रहा था। रॉय अपने भाई वोल्ट की इमेजिनेशन और टैलेंट की तारीफ करता था, लेकिन उसे पता था कि वोल्ट बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता और वोल्ट रिस्क भी बहुत लेता था, जैसा कि बाकी वाई टाइप की आदत होती है। वोल्ट हमेशा आने वाले कल के सपनों में खोया रहता था। एक बायोग्राफर ने कहा है, वोल्ट डिज्नी ने सपना देखा, चित्र बनाया और इमेजिन किया, जबकि रॉय उसकी शैडो में खड़ा एक एम्पायर बना रहा था। रॉय ने अपने बिजनेस और फाइनेंस के टैलेंट को यूज़ किया। उसने वोल्ट के सपने को रियलिटी में बदलने के लिए उसकी मदद की। रॉय डिज्नी ने बुएना विस्टा कंपनी बनाई जो डिज्नी की फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करती थी। रॉय डिज्नी की तरह ज़्यादातर हाउ टाइप फंक्शनल और सक्सेसफुल होते हैं, मगर वे इस दुनिया को बदलने नहीं आते बल्कि वाई टाइप आते हैं। जैसे वोल्ट डिज्नी जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, बिना हाउ टाइप के वाई टाइप के लोग कुछ नहीं कर सकते। उनकी इमेजिनेशन दम तोड़ देगी। अगर इन दोनों टाइप के बीच एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बन जाए तो ये दोनों मिलकर 1 मिलियन बिलियन डॉलर कंपनी बना सकते हैं। जब वाई क्लियर ना हो। सैम वॉल्टन जो वॉलमार्ट के फाउंडर है, डिप्रेशन में बड़े हुए। उन्हें कड़ी मेहनत की वैल्यू पता थी। उन्होंने बेंटोनविले आर्कांसस में पहला वॉलमार्ट खोला था। तब ये बस एक रिटेल शॉप थी। तब वहाँ और भी कई रिटेल शॉप थी जहाँ कम प्राइस में सामान मिलता था, लेकिन वॉलमार्ट ने सबसे ज़्यादा तरक्की की और टॉप तक पहुँचा। आज वॉलमार्ट की सेल्स कुल मिला के हर साल 44 बिलियन डॉलर है। लेकिन सैम वॉल्टन के सक्सेस का सीक्रेट हार्ड वर्क और चीप प्राइस में से नहीं है। वॉल्टन के पास बड़ा कोच था। उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था जो उसे मोटिवेट करता था। सैम वॉल्टन लोगों में यकीन करते थे। उनका मानना है कि अगर वो लोगों का ध्यान रखेंगे तो लोग भी उनका ध्यान रखेंगे। जितना वॉलमार्ट अपने एम्प्लॉयज़, कस्टमर और कम्युनिटी को देते गए, उतना ही उनके एम्प्लॉयज़, कस्टमर और कम्युनिटी उन्हें देती गई। सैम वॉल्टन वीकेंड्स पर भी काम करते थे। वे अपना पिकअप ट्रक यूज़ करते थे। उन्हें अपने सभी एम्प्लॉयज़ का बर्थडे भी याद रहता था। सैम वॉल्टन हमेशा हम्बल रहते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी औरों की सर्विस में लगा दी। उनकी खुद की सालाना सैलरी $3,50,000 से भी कम थी। यही सैम वॉल्टन का वाई था। वे लोगों की सेवा करना चाहते थे। ये पर्पस उनके खुद से ऊपर था। यही वजह है जो वॉलमार्ट इतना सक्सेसफुल हुआ। वॉलमार्ट सैम वॉल्टन के पर्पस को पूरा करने का जरिया है। हालांकि बोन मैरो कैंसर की वजह से 5 अप्रैल 1992 में सैम वॉल्टन की मौत हो गई थी। उनके बड़े बेटे एस रॉबिन्सन वॉल्टन उनके बाद वॉलमार्ट के चेयरमैन बने। रॉबिन्सन ने कहा कि कंपनी की पॉलिसी, कंट्रोल और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये सच नहीं है। सैम के मरने के बाद वॉलमार्ट में बहुत से चेंज आए। कई कस्टमर और एम्प्लॉयज़ ने मिसट्रीट की कंप्लेंट की। वॉलमार्ट बढ़ गई और उसका एक हिस्सा कोस्टको एक नया रिटेल शॉप बन गया। वो सीईओ जिसने सैम वॉल्टन के बाद काम संभाला, उनके पर्पस को मेंटेन नहीं कर पाया। वॉलमार्ट का वाई हर साल धुंधला होता चला गया। इसका मतलब अब कंपनी ने अपना पर्पस खो दिया था, अपनी रेपुटेशन खो दी थी। 2009 में माइकल टी ड्यूक कंपनी के सीईओ बने, जिनकी सालाना सैलरी $5.43 मिलियन है। कंक्लूजन, ग्रेट लीडर जैसे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और सैम वॉल्टन ने अपने वाई को एक पहचान दी।
जब उन्होंने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट छोड़ा तो उन कंपनीज में बड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई क्योंकि वे अपना पर्पस भूल गई थी। जो भी नया सीईओ बने वो ग्रेट लीडर से इंस्पायर हो, ये ज़रूरी है। सिर्फ अच्छे कंडीशनल का होना काफ़ी नहीं है, उसे भी उसी बात पर बिलीव करना होगा जिस पर कंपनी का फाउंडर करता था, वरना कंपनी का पर्पस धुंधला हो जाएगा और उसकी रेपुटेशन खो जाएगी। वाई का लेसन हर कंपनी में गहराई से रूटेड होना चाहिए, इतनी गहराई से कि अगर फाउंडर ना भी रहे तो भी कंपनी उस पर्पस को लेकर आगे बढ़ती रहे और सक्सेसफुल बनी रहे। अब आप जान गए कि वाई के साथ कैसे शुरुआत की जाए। अपना एक पर्पस सोचिए, आप किस पर बिलीव करते हैं, वहाँ से अपना हाउ लेकर चलिए और अपना व्हाट एस्टेब्लिश कीजिए। अपने वाई को फजी न होने दे। जो आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें। ध्यान रहे कि ये सब आपके पर्पस के साथ मैच करे। याद रखिए, जिनका पर्पस उनसे बड़ा होता है वही ग्रेट सक्सेस हासिल करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि वाई, व्हाट और हाउ क्लियर होना कितना इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज आपने क्या सीखा? क्या आप भी एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।